हेलो बच्चों, मैट्रिक वाला यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। आशा करता हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे और अपने पढ़ाई को बहुत ही अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग क्लास 10th के भूगोल का आपदा प्रबंधन पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हमारा सभी वीडियो लेक्चर पार्ट 6 तक, चैप्टर 6 तक हमारा समाप्त हो चुका है। ये आपदा प्रबंधन का वन शॉट है। वन शॉट का मतलब एक ही वीडियो में आपको ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव सारे प्रश्न मिल जाएंगे। अगर आप हमारे वीडियो लेक्चर को अच्छे तरीके से देख लेते हैं तो आपका 10 अंक एग्जाम में पक्का हो जाएगा, क्योंकि आपदा प्रबंधन से 10 अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं, 4 अंक के सब्जेक्टिव और 6 अंक के ऑब्जेक्टिव प्रश्न। तो एक ही वीडियो, इसी वीडियो लेक्चर में आपका 10 अंक की तैयारी करा दिया जाएगा। अगर आप इस वीडियो लेक्चर को देख लेते हैं तो आपको किसी और वीडियो लेक्चर को देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और आपके 10 नंबर फिक्स हो जाएंगे, इसकी मैं गारंटी देता हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक छोटा-सा रिक्वेस्ट है कि आप अपने सभी दोस्तों में चैनल को, वीडियो को शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। साथ ही वीडियो को लाइक भी कर दें, ताकि मुझे और भी आपके लिए वीडियो बनाने की प्रेरणा मिले। तो चलते हैं हम अपने पहले प्रश्न की ओर। आज का हमारा पहला प्रश्न है, सुदूर संवेदी उपग्रह का उपयोग होता है। तो सुदूर संवेदी उपग्रह का कहाँ उपयोग होता है? तो सुदूर संवेदी उपग्रह का प्रयोग होता है संसाधनों की खोज के लिए। दो नंबर प्रश्न है हमारा, मानव जनित आपदा क्या है? तो आपदा दो प्रकार के होते हैं, एक प्राकृतिक आपदा और एक मानव जनित आपदा। तो मानव जनित आपदा वैसी आपदा होती है जो मानव के गलतियों के कारण, मानव के कारण घटती है। तो बाढ़ हमारा नहीं हो सकता है, भूकंप भी हमारा नहीं हो सकता है, आतंकवाद हमारा हो जाएगा, क्योंकि आतंकवाद मानव के द्वारा ही बना जाता है, चाहे आतंकवाद बनाने में मानव का ही हाथ होता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। आपदा प्रबंधन का प्रमुख घटक क्या है? तो आपदा प्रबंधन का प्रमुख घटक स्थानीय प्रशासन, स्वयंसेवी संगठन, गांव तथा मोहल्ला के लोग और इनमें से सभी। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा, इनमें से सभी। मकान में आग लगने की स्थिति में क्या करना चाहिए? तो मकान में आग लगने की स्थिति में हमें अग्निशामक यंत्र को बुलाना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर 5 है हमारा, इंफ्रारेड कैमरे का प्रयोग किस आपदा में किया जाता है? तो इंफ्रारेड कैमरे का प्रयोग मलबे में दबे, भूकंप जब आता है तो लोग दब जाते हैं उसके अंदर, तो उसी को ढूंढने में किया जाता है। तो इसमें से हमारा क्या है? कहीं कहीं भी इस प्रकार का आंसर नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं आंसर हो जाएगा। इंफ्रारेड कैमरा का मुख्य उपयोग है मलबे में दबे लोगों को निकालना। तो ऐसा कोई आंसर नहीं है, तो 5 का डी हमारा क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। सूखे के लिए उत्तरदायित्व कारक है। सूखे मतलब कि सुखाड़। तो सुखाड़ के लिए क्या मुख्य कारक है? तो वर्षा की कमी। जब वर्षा नहीं होता है तो क्या हो जाता है? सूखा की स्थिति उत्पन्न हो जाता है। तो 6 नंबर प्रश्न का ए हमारा आंसर हो जाएगा। अब 7 नंबर प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में कौन संचार सेवाओं का अंग है? निम्नलिखित में कौन संचार सेवाओं का अंग है? संचार मतलब कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक आपके सूचनाओं को पहुंचाना। तो समाचार पत्र भी क्या करता है? हमें एक जानकारी देता है, सूचना पहुंचाता है। टेलीफोन भी, टेलीविजन भी। तो इनमें से सभी हमारा ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा, इनमें से सभी। अब है 8 नंबर प्रश्न हमारा, सर्वाधिक भू अस्खलन प्रणव राज्य है, यानी कि सबसे ज़्यादा भूस्खलन किस राज्य में होता है, इसी के बारे में हमें बताना है। तो उत्तराखंड में सबसे अधिक भूस्खलन होता है। बिहार का कौन सा भाग सर्वाधिक सूखा प्रवण है, यानी कि सबसे अधिक बिहार के किस भाग में सूखा पड़ता है, उसी को हमें बताना है। तो दक्षिण बिहार में सबसे अधिक क्या पड़ता है? सूखा पड़ता है। तो 9 प्रश्न हमारे अभी तक समाप्त हो गए। आशा करता हूँ कि आपको प्रश्न अच्छे तरीके से समझ में आ रहे होंगे। तो आप अपने दोस्तों में इसे ज़रूर शेयर करते रहें और उन्हें शेयर कीजिएगा, तभी तो उनको भी इस वीडियो का लाभ मिलेगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 10 है हमारा, मलबे के नीचे दबे लोग का पता लगाने के लिए किस यंत्र का उपयोग होता है? जैसा कि अभी तुरंत हमने आपको बताया था, मलबे के नीचे
दबे लोगों को पता लगाने के लिए किसका उपयोग करते हैं? तो इंफ्रारेड कैमरा का। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। 11 नंबर, निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक आपदा है? तो ऐसी आपदा जिसमें मानव का हाथ नहीं होता है, प्राकृतिक का हाथ होता है, उसे हम प्राकृतिक आपदा कहते हैं। तो आग आग मानव की गलती के कारण ही लगता है, बम विस्फोट भी मानव के गलती के कारण होता है, भूकंप प्राकृतिक द्वारा लाया जाता है, मानव द्वारा भूकंप नहीं लाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? यह मोस्ट वीवीआई प्रश्न है। परीक्षा में देखिए कितनी बार पूछा गया है। अभी तक 2016 से लेके 20 तक 4 बार पूछा गया है, और इससे पहले न जाने कितने बार पूछ दिया गया होगा। तो ये बहुत ही वीवीआई प्रश्न है। तो बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? कोसी नदी को कहा जाता है। अब प्रश्न नंबर 13 है हमारा, सुखाड़ क्या है? तो सुखाड़ प्राकृतिक आपदा है। सुखाड़ क्या है? एक प्राकृतिक आपदा है। तो इसमें आपदा, मानव जनित आपदा, सामान्य आपदा, इनमें से कोई नहीं लिखा है। तो आपदा के दो प्रकार होते हैं, एक प्राकृतिक आपदा और एक मानव जनित आपदा। तो यहाँ सुखाड़ का हमारा आंसर क्या हो जाएगा? प्राकृतिक आपदा। लेकिन यही सोझे आपदा हो जाएगा। लेकिन यही जब हमारे ऑप्शन में प्राकृतिक आपदा और मानव जनित आपदा दोनों रहता, तब हमारा आंसर हो जाता प्राकृतिक आपदा। अभी आपदा मानव जनित आपदा और सामान्य आपदा है, इसलिए हमने आपदा आंसर इसका लिया है। तो 13 तक हमारा प्रश्न क्या हो गया? समाप्त हो गया। अब 14 नंबर प्रश्न है, महासागर के तल में कंपन का परिणाम है। यानी कि महासागर में जब महासागर के पेंदी में, तली मतलब पेंदी, पेंदी में जब कंपन होता है तो उसका क्या परिणाम निकलता है? तो उसका परिणाम निकलता है कि सुनामी आता है। महासागर में जब महासागर के तली में जब कंपन होने लगता है तो सुनामी आने लगता है। 15 नंबर प्रश्न है हमारा, पृथ्वी की सतह पर पहुंचने वाली भूकंप तरंगे है। तो पृथ्वी की सतह पर पहुंचने वाली भूकंप तरंग को क्या कहते हैं? पी तरंग कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। आशा करता हूं कि आपको 15 तक प्रश्न अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को अपने सभी दोस्तों में भी ज़रूर शेयर करते रहें। जिस प्रकार मैं आपके लिए मेहनत करता हूँ, आपका भी कर्तव्य बनता है कि आप हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करें और अपने सभी दोस्तों में इसे शेयर करें। चलते हैं हम अपने प्रश्न नंबर 16 की तरफ। निम्नलिखित में कौन मानव जनित आपदा नहीं है? मानव जनित आपदा नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ? आपदा दो प्रकार के होता है, जैसा कि राम और श्याम है। तो राम और श्याम किसी क्लास में पढ़ रहे हैं, तो राम पास हो गया, तो फेल कौन होगा? तो हमारा आंसर हो जाएगा श्याम। उसी तरह आपदा दो प्रकार के होते हैं, एक प्राकृतिक आपदा और एक मानव जनित आपदा। तो आपको कह रहा है मानव जनित आपदा नहीं है, एक मतलब इसका हमें क्या आंसर देना है? प्राकृतिक आपदा का आंसर देना है। तो इसमें से हमारा क्या हो जाएगा? सुनामी सही आंसर हो जाएगा। सुनामी हमारा क्या है? आतंकवाद, रेल दुर्घटना, सांप्रदायिक दंगा, ये सभी मानव जनित आपदा है, लेकिन सुनामी हमारा क्या है? प्राकृतिक आपदा है। अब 17 नंबर प्रश्न है हमारा, बाढ़ के समय लोगों को निम्न स्थान में से किस स्थान पर जाना चाहिए? ये भी देखिए कितना वीवीआई प्रश्न है, बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो बाढ़ के समय हमें कहाँ जाना चाहिए? तो ऊंचे भूमि वाले स्थान पर जाना चाहिए। 18 नंबर प्रश्न हमारा है, यह भी परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए कितना बार पूछा गया है। तो सुनामी का प्रमुख कारण क्या है? तो सुनामी का प्रमुख कारण है समुद्र की तली में भूकंप आना। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। अब है हमारा 19 नंबर प्रश्न, निम्न में से किस स्थान पर सुनामी आता है? निम्न में से किस स्थान पर सुनामी आता है? तो यह भी प्रश्न परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। अब है, संचार का सबसे लोकप्रिय साधन क्या है? संचार मतलब बात करने का सबसे अधिक ज़्यादा लोग किसका प्रयोग करते हैं? तो मोबाइल फ़ोन का सबसे ज़्यादा लोग प्रयोग करते हैं। ये भी परीक्षा में बार-बार पूछे जाते हैं। अब है, निम्न में से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? तो आतंकवाद हमारा क्या है? प्राकृतिक आपदा नहीं है। भारत में अत्यंत विनाशकारी भूकंप आया था, यानी कि भारत में सबसे अधिक विनाशकारी भूकंप कब आया था? इसके बारे में हमें बताना है। तो 1934 में भारत में सबसे अधिक विनाशकारी भूकंप आया था। अब 23 नंबर प्रश्न है हमारा,
नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है? तो नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण जल की अधिकता, नदी की तली में अवसाद का जमाव, वर्षा की अधिकता। तो इनमें से सभी ये सभी कारण है नदियों में बाढ़ आने के। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। 24 नंबर हमारा भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को क्या कहा जाता है? तो भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पर स्थित केंद्र को कहा जाता है हमारा 24 का ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 25 नंबर हमारा, भूकंप संभावित क्षेत्र में भवनों की आकृति कैसी होनी चाहिए? यानी कि जहां बार बार भूकंप आते हैं, हमेशा भूकंप आते हैं, वहां पर भवन किस प्रकार का होना चाहिए? तो ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। तो 25 का हमारा आंसर हो जाएगा आयताकार, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। बाढ़ क्या है? तो बाढ़ एक क्या है? प्राकृतिक आपदा है। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है ये। बाढ़ से सबसे अधिक हानि किसे होती है? तो फसल को भी होती है, पशुओं को भी होती है, भवनों को भी होती है। तो उपयुक्त सभी हमारा क्या हो जाएगा? 27 का आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि आपको 27 तक प्रश्न अच्छे तरीके से समझ में आ रहे होंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को अपने सभी दोस्तों में भी ज़रूर शेयर करते रहें। अब प्रश्न नंबर 28 है हमारा, सूखा किस प्रकार का आपदा है? तो सूखा हमारा एक प्राकृतिक आपदा है। आशा करता हूँ कि आपको आपदा अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। 29 नंबर प्रश्न का है, मानव जनित आपदा क्या है? तो सांप्रदायिक दंगे मानव जनित आपदा है, आतंकवाद भी मानव जनित आपदा है, और महामारी भी हमारा क्या है? प्राकृतिक आपदा है। और इनमें से सभी महामारी भी दो किस्म के होता है। तो ऐसा इस क्वेश्चन में हमें अनुमानतः डी आंसर लेना चाहिए, क्योंकि महामारी कुछ होता है जो हैजा वगैरह, तो ये भी हो जाता है, तो वो भी मानव के गलतियों की वजह से ही होता है। तो 29 का हमारा क्या हो जाएगा? डी आंसर हो जाएगा। इनमें से सभी मानव जनित आपदा है। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 30 में, बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़ग्रस्त है? इससे पहले भी इस प्रकार का प्रश्न आया था कि बिहार का नहीं, उस प्रश्न में था कि बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़ग्रस्त नहीं है, लेकिन अभी जो आया है कि बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़ग्रस्त है, तो पूर्वी बिहार ज़्यादा बाढ़ग्रस्त रहता है। तो 30 नंबर का हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ए। अब चलते हैं 31 नंबर प्रश्न की ओर। 31 नंबर प्रश्न है हमारा, 26 दिसंबर 2004, 26 दिसंबर 2004 को विश्व के किस हिस्से में भयंकर सुनामी आया था? तो 26 दिसंबर 2004 को विश्व में बंगाल की खाड़ी में सबसे अधिक क्या आया था? सुनामी आया था। तो ये प्रश्न उतना महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि ये 2004 का है, लेकिन पूछ भी सकता है। अब 32 नंबर प्रश्न है, कृषि सुखाड़ होता है। तो कृषि सुखाड़ किस कारण होता है? तो जल के अभाव में, मिट्टी के नमी के अभाव में, मिट्टी के क्षय के कारण, मिट्टी की लवणीयता के कारण। तो 32 का हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जब जमीन में क्या हो जाता है? जल का अभाव हो जाता है, तो कृषि का सुखाड़ होने लगता है। अब 33 नंबर प्रश्न है हमारा, मानव शरीर में आग लगने की स्थिति में जले हुए स्थान पर क्या करना चाहिए? यानी कि जब मानव शरीर का आग लग जाता है, तो जले हुए स्थान पर हमें किस प्रकार उसका उपचार करना चाहिए? तो 33 का हमारा क्या हो जाएगा आंसर? ठंडा पानी डालना चाहिए। अब है, निम्नलिखित में कौन मानव जनित आपदा नहीं है? तो सांप्रदायिक दंगा हमारा मानव जनित आपदा है, आतंकवाद भी मानव जनित आपदा है, रेल दुर्घटना भी मानव जनित आपदा है। तो इनमें से कोई नहीं हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। यानी कि 34 का डी नंबर आंसर हमारा हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। सुखाड़ का क्या कारण है? तो जल का अभाव, यही हमारा क्या है? सुखाड़ का कारण है। बाढ़ का प्रमुख कारण क्या है? तो प्रमुख कारण पूछ रहा है, तो बाढ़ का प्रमुख कारण जल की अधिकता, नदी के तल पर मलबों का निक्षेप, वर्षा की अधिकता। तो इनमें से सभी 36 का हमारा क्या हो जाएगा? डी आंसर हो जाएगा। सुनामी प्रभावित क्षेत्र में मकानों का निर्माण कहाँ करना चाहिए? यानी कि जहाँ पर सुनामी बहुत अधिक आते हैं, वहाँ पे भवनों का निर्माण कहाँ करना चाहिए? तो सागर तट के से दूर करना चाहिए। अब है हमारा 38 नंबर प्रश्न, गुजरात के कच्छ प्रदेश किस भूकंप पेटी में है? यानी कि गुजरात का जो कच्छ प्रदेश है, वो किस भूकंप पेटी में है, इसके बारे में हमें बताना है। तो 38 का हमारा डी हो जाएगा, जून 5।
सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित देश कौन है? तो बांग्लादेश सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित देश है। बांग्लादेश को बाढ़ों का देश भी कहा जाता है क्योंकि वहाँ बार-बार हमेशा बाढ़ आते रहता है। 40 नंबर प्रश्न है हमारा, संसाधनों की खोज एवं प्रबंधन के लिए किस उपग्रह का उपयोग किया जाता है? तो संसाधनों के खोज एवं प्रबंधन के लिए सुदूर संवेदी उपग्रह का प्रयोग किया जाता है। तो यही 40 प्रश्न ऑब्जेक्टिव में है जो परीक्षा में बार-बार पूछे जाते हैं। यदि आपने इन 40 प्रश्न को अच्छे तरीके से याद कर लिया तो एक भी प्रश्न आपका नहीं छूटेगा, इस बात की मैं गारंटी देता हूँ। तो चलिए चलते हैं अपने सब्जेक्टिव पार्ट की तरफ। तो चलने से पहले आपसे एक छोटा-सा रिक्वेस्ट है कि आप इसे क्या कर दें, सभी दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो आज का हमारा पहला सब्जेक्टिव प्रश्न है, आपदा क्या है? आपदा प्रबंधन क्या है? तो आपदा प्रबंधन क्या होता है? किसी भी आपदा के प्रभाव को कम करने के लिए जो उपाय किए जाते हैं, उन्हें ही आपदा प्रबंधन कहा जाता है। तो ये प्रश्न हमारा क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। दूसरा प्रश्न है हमारा, आपदा प्रबंधन क्यों ज़रूरी है? तो आपदा प्रबंधन क्यों ज़रूरी है? तो किसी भी आपदा के प्रभाव को कम करने के लिए आपदा प्रबंधन अनिवार्य है। ऐसा करने से हमें कई छोटे-मोटे आपदाओं को टाल सकते हैं। यानी कि आपदा प्रबंधन करने से क्या होता है, आपदा के प्रभाव को कम किया जाता है और जो छोटा-मोटा आपदा आने वाला रहता है, उसे हम क्या कर सकते हैं, टाल सकते हैं। अब प्रश्न नंबर अगला हमारा है कि आपदा किसे कहते हैं? तो आपदा किसे कहते हैं, इसका क्या परिभाषा होगा? मानवीय भूल या प्राकृतिक के कारण होने वाली ऐसी अचानक घटना जिसे जिससे अधिक माल-जाल की हानि हो, उसे हम क्या कहते हैं? आपदा कहते हैं। अब प्रश्न नंबर अगला हमारा है, आपदा कितने प्रकार के होते हैं? तो आपदा हमारा कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। पहला प्राकृतिक आपदा और दूसरा मानव जनित आपदा। प्राकृतिक आपदा किसे कहते हैं? वैसी आपदा जो प्रकृति में किसी बदलाव के कारण हो, उसे प्राकृतिक आपदा कहते हैं। वैसी आपदा जो प्रकृति में किसी बदलाव के कारण होता है, उसे प्राकृतिक आपदा कहते हैं, जैसे बाढ़, भूकंप, सुनामी, चक्रवात, भूस्खलन इत्यादि। ये सभी के सभी क्या है? प्राकृतिक आपदाएँ हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न में हमारा है मानव जनित आपदा। तो मानव जनित आपदा क्या होता है? वैसी आपदा जो मानवीय भूल के कारण हो, उसे हम मानव जनित आपदा कहते हैं। जैसे रेल दुर्घटना, महामारी, आतंकवाद, ये सभी के सभी क्या है? मानव जनित आपदाएँ हैं। अब अगला प्रश्न है हमारा, बाढ़ किसे कहते हैं? तो बाढ़ किसे कहते हैं? मानसून के महीने में अधिक वर्षा के कारण नदियों के जल का स्तर ऊपर उठ जाता है, जिसके कारण नदियों के जल आस-पास में फैल जाते हैं। इसी फैले हुए जल को हम क्या कहते हैं? बाढ़ कहते हैं। तो आशा करता हूँ कि आपको अभी तक जो भी बताए गए प्रश्न हैं, वे सभी अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अब कुछ ऐसे पॉइंट हैं जो ऑब्जेक्टिव की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो आइए इन्हें हम समझते हैं। तो बिहार में विनाशकारी बाढ़ 2008 में आया था। तो यहाँ पे प्रश्न कैसे बनेगा? बिहार में विनाशकारी बाढ़ कब आया था? तो आंसर हमारा हो जाएगा 2008। अब यहाँ पर प्रश्न बनेगा और ऑब्जेक्टिव में अभी-अभी तुरंत प्रश्न था कि किस देश को बाढ़ों का देश कहा जाता है? किस देश को बाढ़ों का देश कहा जाता है? तो बांग्लादेश को बाढ़ों का देश कहा जाता है। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। उसके बाद बंगाल का शोक किसे कहा जाता है? तो दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। और असम का शोक किसे कहा जाता है? ब्रह्मपुत्र नदी को। उड़ीसा का शोक महानदी को कहा जाता है। बाढ़ का सबसे प्रमुख कारण क्या है? वर्षा की अधिकता, यानी कि जब वर्षा सबसे अधिक होने लगती है तो बाढ़ क्या होने लगता है? आने लगता है। तो आशा करता हूँ कि ये भी पॉइंट आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। उत्तर बिहार कैसा क्षेत्र है, ये भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनेगा। तो उत्तर बिहार बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है। आशा करता हूँ कि आपको ये पॉइंट अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। तो चलते हैं अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, बाढ़ से होने वाली हानि को लिखिए। यानी कि बाढ़ से क्या
क्या-क्या हानियाँ होती है उसके बारे में हमें लिखना है। तो बाढ़ से निम्नलिखित हानियाँ होती है। पहली हानि है फसल डूब जाते हैं। दूसरी हानि है भारी माल जल की हानि होती है। लाखों लोग घर से बेघर हो जाते हैं। सड़क पुल आदि टूट या डूब जाते हैं। बाढ़ कई प्रकार की महामारियाँ फैलाती है। अब प्रश्न नंबर अगला है हमारा, बाढ़ नियंत्रण बचाव प्रमुख सुरक्षा आकस्मिक प्रबंधन के उपाय को लिखें। यानी बाढ़ से बचाने का क्या उपाय है उसको हमें क्या करना है, लिखना है। तो बाढ़ से नियंत्रण के उपाय निम्नलिखित है। नंबर 1, बांध एवं तटबंधों का निर्माण करके। नंबर 2, बाढ़ के समय ऊंचे स्थान पर जाना। नंबर 3, मकान का निर्माण नदी तट से 1000 मीटर की दूरी पर करना। और नंबर 4, बाढ़ से पूर्व सूचना तकनीकों का सहारा लेना। आशा करता हूँ कि आपको अभी तक सभी प्रश्न अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो आप वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों में भी इसे आप ज़रूर शेयर करें। और कमेंट बॉक्स में लिखें कि आपको साउंड अच्छे तरीके से जा रहा है या नहीं, वीडियो की क्वालिटी अच्छी है अथवा नहीं, इसके बारे में भी आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखते रहें। तो चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, बाढ़ से होने वाले लाभ को लिखें। बाढ़ से हानि होती है और बाढ़ से लाभ भी होती है। तो बाढ़ से क्या-क्या लाभ होता है? बाढ़ आने से भूमि की उपज क्या हो जाती है? बढ़ जाती है, यानी भूमि उपजाऊ हो जाती है। दूसरा है, बाढ़ आने से आसपास की गंदगी क्या हो जाती है? साफ हो जाती है। और तीसरा, इसके कारण सुखाड़ की स्थिति नहीं आती है। जब भी बाढ़ आता है तो जमीन में जो पानी का लेवल है वो क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। अगला प्रश्न है, बिहार में बाढ़ की स्थिति का वर्णन करें। तो बिहार में बाढ़ की स्थिति का क्या करना है, हमें बताना है कि बिहार में बाढ़ की कैसी स्थिति है, इसके बारे में हमें क्या करना है, बताना है। तो बिहार के उत्तरी भाग में बाढ़ प्रत्येक वर्ष आता है, यानी कि जो उत्तर का क्षेत्र है वहाँ हर साल बाढ़ आता है। और बाढ़ आने के कारण बिहार की फसलें क्या हो जाती है, तबाह हो जाती है। बिहार की सड़कें एवं बांध बाढ़ के कारण टूट जाते हैं, जिसे फिर से ठीक करने में सरकार को करोड़ों रुपए खर्च करने पड़ते हैं। यहाँ करोड़ों लोग के घर क्या हो जाते हैं, बेघर हो जाते हैं, जिन्हें फिर से घर वापस अपने घर आने के बाद काफ़ी नुकसान हो जाता है। इस बीच लोग अच्छे से काम-काज भी नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण वे आर्थिक रूप से कमज़ोर हो जाते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि बिहार में बाढ़ की स्थिति काफ़ी क्या है, भयानक है। अब चलते हैं प्रश्न नंबर अगला प्रश्न है हमारा, सुखाड़ से आप क्या समझते हैं? तो यदि वर्षा की मात्रा 25% से कम हो तो ऐसी स्थिति को हम क्या कहते हैं? सुखाड़ कहते हैं। यानी कि यदि वर्षा की मात्रा 25% से अधिक की कमी हो जाती है तो उसे ही हम क्या कहते हैं? सुखाड़ कहते हैं। अब सुखाड़ के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। सुखाड़ एक प्रकार का प्राकृतिक आपदा है, तो इससे भी हमारा प्रश्न बनता है कि सुखाड़ किस प्रकार का आपदा है? तो सुखाड़ हमारा प्राकृतिक आपदा है। सुखाड़ कैसे आता है? तो सुखाड़ धीरे-धीरे आता है। सुखाड़ के लिए सबसे जिम्मेदार कारक क्या है? तो सुखाड़ के लिए सबसे जिम्मेदार कारक वर्षा की कमी है। अब है, दक्षिण बिहार सुखाड़ से ग्रसित रहता है, यानी कि सुखा हमेशा कौन बिहार किस बिहार में सुखाड़ आते रहता है? तो दक्षिण बिहार में सबसे अधिक सुखाड़ होते रहता है। अगला प्रश्न है हमारा, सुखाड़ से होने वाली हानि को लिखें। यानी कि सुखाड़ से होने वाली क्या-क्या हानियाँ हैं, उसके बारे में हमें बताना है। तो सुखाड़ से होने वाली हानियाँ निम्नलिखित है। पहला हानि है हमारा, भारी मात्रा में फसल का नष्ट हो जाना, जान-माल की क्षति होना और फसल उपजाऊ कम होने के कारण महंगाई बढ़ जाना। और चौथा है हमारा, किसान की आर्थिक स्थिति दयनीय हो जाना। जब फसल होबे नहीं करेगा तो किसान को अनाज नहीं होगा, और अनाज नहीं होगा तो स्वाभाविक है कि किसान की स्थिति क्या हो जाएगी, खराब हो जाएगी। अगला प्रश्न है, बिहार में सुखाड़ की स्थिति का वर्णन करें। तो बिहार में सुखाड़ की क्या स्थिति है?
तो बिहार में सुखाड़ की स्थिति काफ़ी भयानक है। दक्षिण बिहार सुखाड़ से ग्रसित रहता है। सुखाड़ के कारण बिहार के इन क्षेत्रों में समय पर फसलें यहाँ पे होगा, फैसले लिखा गया है, आप इसको सुधार कर लीजिएगा, यहाँ पे होगा फसलें। नहीं उपज पाती है जिसके कारण से किसान की स्थिति आर्थिक रूप से काफ़ी दयनीय हो जाती है। बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है, यदि यहाँ फसलें समय पर नहीं उपजाई जाएगी तो यहाँ की आर्थिक स्थिति क्या होगी? इसलिए सुखगद बिहार के लिए सुखगद नहीं, यहाँ पे सुखाड़ होना चाहिए। ये भी आप लोग क्या कीजिएगा, सही कर लीजिएगा। यहाँ पे सुखाड़ होगा, इसलिए सुखाड़ बिहार बिहार के लिए क्या है? अभी साफ है। अगला प्रश्न है, भूकंप किसे कहते हैं? तो पृथ्वी की तली में होने वाले कंपन को भूकंप कहते हैं। ऐसा तली में पाए जाने वाले चट्टानों के टकराने के कारण होता है। यानी कि यहाँ दो प्रश्न बनते हैं, भूकंप किसे कहते हैं? तो पृथ्वी की तली में होने वाले कंपन को हम भूकंप कहते हैं। और भूकंप कैसे आता है? तो पृथ्वी की तली में पाए जाने वाले चट्टानों के टकराने के कारण भूकंप क्या होता है? आता है। अब है, भूकंप केंद्र किसे कहते हैं? जहाँ भूकंप की तरंगे का जन्म होता है, यानी कि जहाँ से भूकंप तरंगे उठती है उसी को हम क्या कहते हैं? भूकंप केंद्र कहते हैं। अब हमारा अगला प्रश्न है, अधिकेंद्र किसे कहते हैं? तो अधिकेंद्र किसे कहते हैं? भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को अधिकेंद्र कहते हैं। या आप इसे दूसरे तरीका से भी लिख सकते हैं, दोनों में से कोई एक परिभाषा लिखेंगे। पृथ्वी का वह बिंदु जहां भूकंप का पहला अनुभव किया जाता है उसे अधिकेंद्र करेंगे। या तो हम ये वाला परिभाषा लिखेंगे या ये, दोनों में से कोई एक परिभाषा लिखेंगे और दोनों में से किसी एक ही परिभाषा को हम याद भी रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, भूकंप तरंगे कितने प्रकार की होती है? तो भूकंप तरंगे 3 प्रकार की होती है। पहला है हमारा पी तरंग, जिसे हम प्राथमिक तरंग कहते हैं। दूसरा है हमारा एस तरंग, जिसे हम द्वितीयक तरंग भी कहते हैं। तो पहला हमारा पी तरंग की क्या है? यह सबसे पहले पृथ्वी तक पहुंचता है। इसकी गहनता सबसे अधिक होती है। यह सबसे कम खतरनाक होता है। इस तरंग के बारे में क्या कहा गया है? यह पी तरंग के बाद पृथ्वी की सतह तक पहुंचता है। किसी गहनता पी तरंग से होती है और पी तरंग से ज़्यादा खतरनाक होता है। यहाँ किसी के जगह इसकी हो जाएगा। जिसकी गहनता पी तरंग से कम होती है और पी तरंग से यह ज़्यादा खतरनाक होता है। अब हमारा तीसरा तरंग के बारे में पढ़ना है। तो तीसरा तरंग हमारा क्या होता है? एल तरंग होता है। तीसरा तरंग हमारा क्या होता है? एल तरंग होता है। यह तरंग सबसे पीछे पृथ्वी की सतह तक पहुंचता है। इसकी गहनता सबसे कम होती है और यह सबसे अधिक खतरनाक होता है। तो यहाँ ऑब्जेक्टिव भी प्रश्न बनने की संभावना है। सबसे कम खतरनाक कौन तरंग होता है? पी। और सबसे अधिक खतरनाक कौन तरंग होता है? तो एल तरंग सबसे अधिक खतरनाक होता है। अगला प्रश्न है हमारा, भूकंप के प्रभाव को कम करने के 2 उपाय लिखें। तो भूकंप के प्रभाव को कम करने के 2 उपाय निम्नलिखित है। पहला, भवनों का आयताकार होना चाहिए, यानी कि भवन जब हम बनाएंगे तो उसको आयताकार बनाएंगे। इस प्रकार का हम क्या करेंगे? भवन बनाएंगे। और नक्शा साधारण होना चाहिए और भवन का भी जो नक्शा होता है वह भी क्या होना चाहिए? साधारण होना चाहिए। लंबी दीवार को सहारा देने के लिए ईंट पत्थर या कंक्रीट के कॉलम होनी चाहिए। यानी कि दीवार जब बनाएंगे तो उसमें हम क्या करेंगे? कॉलम देंगे, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? जैसे सीमेंट उमेंट का जो पिलर रहता है गांव देहात में उसे हम पिलर कहते हैं, वो देना चाहिए भूकंप से बचने के लिए। अब अगला प्रश्न है, इसी से संबंधित जो ऑब्जेक्टिव है वो है। तो चलिए आइए इस ऑब्जेक्टिव को हम लोग क्या करते हैं? देखते हैं। तो पहला हमारा हो जाएगा, भारत को 5 भूकंपीय ज़ोन में बाँटा गया है। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन बनेगा, भारत को कितने भूकंपीय ज़ोन में बाँटा गया है? यहाँ ज़ोन लिखा गया है, इसको क्या लिखेंगे? ज़ोन कहेंगे। इसे भी आप क्या कर लीजिएगा? सुधार कर लीजिएगा, प्रिंटिंग मिस्टेक है। तो भारत को कितने भूकंप ज़ोन में बाँटा गया है? तो भारत को 5 भूकंप ज़ोन में बाँटा गया है। अब दूसरा है कि भूकंप की तीव्रता किससे नापी जाती है? तो भूकंप की तीव्रता सिस्मोग्राफ से मापी जाती है।
अब है सबसे ज़्यादा खतरनाक किस ज़ोन को बताया गया है? तो सबसे ज़्यादा खतरनाक 5वें ज़ोन को बताया गया है इसको। अब हमारा प्रश्न है सुनामी किसे कहते हैं? तो समुद्र के तल में कंपन होने के कारण समुद्र के जल का ऊंचा-ऊंचा उठना सुनामी कहलाता है। यानी कि जब भूकंप के समुद्र के तल में कंपन होता है तो समुद्र का जल क्या होने लगता है? खूब लहर की तरह ऊंचा उठने लगता है। उसी को हम क्या कहते हैं? सुनामी कहते हैं। आइए समझते हैं सुनामी से कुछ संबंधित शब्द। तो सुनामी एक जापानी शब्द है। यानी कि सुनामी किस प्रकार का शब्द है? तो सुनामी जापानी शब्द है। इसका संबंध समुद्र से है। समुद्र भूकंप को ही सुनामी कहते हैं। अब है भूस्खलन किसे कहते हैं? तो भूस्खलन किसे कहते हैं? पहाड़ी क्षेत्र में पहाड़ों को घिसक कर गिरना भूस्खलन कहलाता है। यह एक प्राकृतिक आपदा है। यानी कि जब पहाड़ी क्षेत्र में पहाड़ क्या हो जाता है, ऊपर से खिसक कर गिर जाता है, तो उसी को क्या कहते हैं? भूस्खलन कहते हैं। हिमस्खलन किसे कहते हैं? तो बर्फीले क्षेत्र में बर्फ के चट्टानों का अपने स्थान से घिसक कर गिरना क्या कहलाता है? हिमस्खलन कहलाता है। वर्षा जल संग्रह से आप क्या समझते हैं? तो वर्षा जल के भविष्य में उपयोग करने के लिए अच्छे तरीके से इकट्ठा करना वर्षा जल क्या कहलाता है? संग्रह कहलाता है। अगला प्रश्न है हमारा सुनामी से बचने के उपाय को लिखें। तो सुनामी से बचने का उपाय क्या है? निम्नलिखित है। पहला उपाय है समुद्र तट से दूर ऊंचाई पर घर बनाना चाहिए। दूसरा समुद्र तट पर मैंग्रोव्स वन लगाने चाहिए और तीसरा है लोगों को समुद्र तट पर जाने से चेतावनी देना चाहिए। अगला प्रश्न है, प्रश्न नहीं है, उसी से संबंधित कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। भारत में विनाशकारी चक्रवात कब आया? तो 29 अक्टूबर 1999 को भारत में विनाशकारी चक्रवात आया। भारत में विनाशकारी भूकंप कब आया? तो 1934 में। भारत में प्रमुख सुखाड़ वर्ष क्या है? तो 1966। भारत के प्रमुख सुनामी 26 दिसंबर 2004 में आया था। अब हमारा अगला प्रश्न है बाढ़ द्वारा क्षति को कम करने का उपाय लिखें। तो बाढ़ द्वारा क्षति को कम करने का उपाय निम्नलिखित है। बाढ़ एक प्राकृतिक आपदा है। इससे अत्यधिक जन माल की क्षति होती है। अतः बाढ़ द्वारा क्षति को कम करने का क्या है उपाय? निम्नलिखित है। तो चलते हैं। पहला उपाय क्या है? नदी के किनारे पर नदी की ओर ढलान पर मकान का निर्माण हमें नहीं करना चाहिए। यानी कि जहाँ पे नदी हो उसके किनारे भी और जहाँ नदी का ढाल रहता है उधर भी हमारा क्या करना चाहिए? हमको घर नहीं बनाना चाहिए। नदी तट से कम 250 मीटर दूर घर बनाना चाहिए। जस्ट नदी के सटे ही नहीं, कम से कम 250 मीटर दूर करके घर को हमें क्या करना चाहिए? बनाना चाहिए। अगला प्रश्न है सुखाड़ की अवधि में मिट्टी की नमी को बनाए रखने के लिए आप क्या करेंगे? तो जब सुखाड़ की समय आएगा तो उस समय मिट्टी की नमी बनाने के लिए हमें निम्नलिखित उपाय करना चाहिए। सबसे पहले घास का आवरण रहने देना चाहिए। यानी कि जो मिट्टी है उसके ऊपर से हमें घास नहीं काटकर या छीलकर हटाना चाहिए। खेतों की गहरी जुताई जुताई लिखा गया है, यहाँ पे हमारा होगा जुताई। यानी खेतों की गहरी जुताई करना चाहिए। अगला प्रश्न है हमारा आकस्मिक आकस्मिक प्रबंध से स्थानीय प्रशासन की भूमिका का वर्णन करें। तो आकस्मिक आपदा प्रबंधन जैसे संकट का सामना करने के लिए सरकारी एवं गैर सरकारी स्तर पर अनेक प्रयास किए जाते हैं, परंतु आकस्मिक आपदा प्रबंधन में स्थानीय प्रशासन की भूमिका अहम होती है। आकस्मिक आपदा प्रबंधन की स्थिति में राहत शिविर राहत शिविर का उपचार सामग्री की व्यवस्था किया जाता है, प्राथमिक डॉक्टर की व्यवस्था किया जाता है, एम्बुलेंस, अग्निशामक इत्यादि की व्यवस्था करना प्रमुख कार्य उनके होते हैं। अब है अगला प्रश्न हमारा भूस्खलन से बचाव के किन्हीं दो उपाय को लिखें। तो भूस्खलन से बचाव के दो उपाय निम्नलिखित है। नंबर 1 ढालू जमीन पर निर्माण कार्य नहीं करना चाहिए। यानी कि जो जमीन ढलकाई में है वैसे जमीन पर हमें क्या करना चाहिए? निर्माण कार्य नहीं करना चाहिए। दूसरा है हमारा जो भी क्षेत्र ऐसे हो जहां भूस्खलन होता है वहां जाने से लोगों को क्या करना चाहिए? मना करना चाहिए।
अगला प्रश्न है हमारा, भूकंप क्या है, इसके बचाव के किन्हीं 4 उपाय को लिखें। तो भूकंप पृथ्वी की तली में होने वाले कंपन को क्या कहते हैं? भूकंप कहते हैं। भूकंप एक प्राकृतिक आपदा है। भूकंप से बचाव के उपाय निम्नलिखित है। सबसे पहला, भूकंपरोधी मकान का निर्माण करना चाहिए। दूसरा, मकान छोटा एवं आयताकार बनाना चाहिए। और तीसरा, भूकंप नियंत्रण एवं मॉनिटरिंग केंद्रों की स्थापना करना चाहिए, ताकि जब भूकंप आए तो लोगों को क्या किया जा सके, उसकी जानकारी दे सके और लोगों को सुरक्षा कर सके। चौथा है हमारा, को लोगों को भूकंप के बारे में अधिक से अधिक जानकारी देना चाहिए। अगला है, जीवन रक्षक आकस्मिक प्रबंधन से आप क्या समझते हैं? तो जीवन रक्षक आकस्मिक प्रबंधन आपदा के प्रारंभ होते ही प्रभावित लोगों को आपदा से निजात दिलाने के उद्देश्य से किए जाने वाले कार्य जीवन रक्षक आकस्मिक, यहाँ पे आकस्मिक होगा, आकस्मिक प्रबंधन कहलाता है। यानी कि आपदा के प्रारंभ होते ही प्रभावित लोगों को आपदा से बचाने के लिए उसको जो कार्य किए जाते हैं उसी को हम क्या कहते हैं? जीवन रक्षक आकस्मिक, यहाँ पे क्या हो जाएगा? आकस्मिक प्रबंधन कहते हैं। इसके अंतर्गत सहायता पहुंचाने हेतु आम लोगों को एकजुट अधिक महत्वपूर्ण मानी जाती है, जिसके कारण प्रभावित लोगों के जीवन बचाने का कार्य किया जाता है। अब है हमारा, सामान्य संचार व्यवस्था बाधित होने का प्रमुख कारण क्या है? तो जब सामान्य संचार व्यवस्था के बाधित होने का प्रमुख कारण निम्नलिखित है। पहला है हमारा, केबल टावर का टूट जाना, बिजली आपूर्ति बाधित होना। यानी कि जब टावर टूट जाएगा और बिजली आना बंद हो जाएगा तो संचार व्यवस्था हमारा क्या हो जाता है? बाधित हो जाता है। संचार भवनों का ध्वस्त हो जाना, यहाँ भावनाओं लिखा गया है, यहाँ भवनों होगा। संचार भवनों का ध्वस्त हो जाना, संचार यंत्रों का क्षतिग्रस्त हो जाना। और चौथा है हमारा, ट्रांसमिशन टावर का क्षतिग्रस्त हो जाना। बिहार का शोक किसे कहा जाता है और क्यों कहा जाता है? तो बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है, क्योंकि कोसी नदी में प्रत्येक वर्ष भयानक बाढ़ आती है, जिससे उत्तर बिहार में अपार जान माल की हानि होती है। आज हमारा भूगोल पूर्ण रूप से समाप्त हो गया है। यदि आप भूगोल के सभी वीडियो लेक्चर चैप्टर 1 से लेकर आपदा प्रबंधन तक के वीडियो को कम से कम 2 बार देख लेते हैं, तो भूगोल से एक भी प्रश्न, चाहे वह ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव, एग्जाम में नहीं छूटेगा। इस बात की मैं गारंटी देता हूँ। बहुत से लोग चैनल पर लेट से जुड़े हैं अथवा जिन्हें PDF नोट्स नहीं मिला होगा। वे लोग 7004349995 पर हमें मैसेज करके छोटे चैप्टर का PDF नोट्स ले सकते हैं। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेना चाहता हूँ। जाने से पहले आपसे एक बात कहना चाहता हूँ कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे और अपने स्कूल और ट्यूशन के सभी दोस्तों में भी इसे शेयर कर दे, ताकि उन्हें भी इस वीडियो का और PDF का लाभ मिल सके। जिस प्रकार मैं आपके लिए इतनी मेहनत से वीडियो बनाया है, आपका भी कर्तव्य बनता है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे और अपने सभी दोस्तों में इसे शेयर कर दे, ताकि उन्हें भी इसका लाभ मिल सके और मुझे और वीडियो बनाने की प्रेरणा मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, सब्सक्राइब करना ना भूले।